नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के बारे में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है आपकी परीक्षा में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो राजनीति विज्ञान के फोर्थ सेमेस्टर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या विचार, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव परीक्षा जिसकी होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। इससे पहले कई सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसको अगर आप हल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर भी आपको ऐसे लेक्चर दिख जाएंगे। चलें चर्चा करने का प्रयास करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। 100 एमसीक्यूज होंगे, तीव्र गति से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। एमजे पेरू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी विश्वविद्यालय की परीक्षा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या फिर जो भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, ठीक है, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, जो भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाएगा उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ होता है कार्यों का विशिष्टीकरण। ठीक है, न्याय का मतलब क्या होता है दोस्तों? न्याय का मतलब कार्यों का विशिष्टीकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है। और प्लेटो कहते हैं कि समाज के 3 वर्ग होते हैं। समाज में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका शासक वर्ग, ठीक है, दूसरा है सैनिक वर्ग, और तीसरा कौन सा है? उत्पादक वर्ग। ठीक है, शासक वर्ग की अगर बात की दोस्तों, शासक वर्ग की अगर बात करें हम, तो शासक वर्ग जो होता है ये एक प्रकार से अपना निर्धारित काम करता है, जैसे शासन करना। सैनिक वर्ग जो होता है ये रक्षा करता है, तो इसका अपना कर्म है, अगर ये आप अच्छा काम करते तो ये न्याय है। ठीक है, अगला है आपका उत्पादक वर्ग, ये अपना काम करे तो भी न्याय कहा जाएगा। ठीक है, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसी को कार्य विशिष्टीकरण को उन्होंने न्याय माना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत लागू होता है। प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत दोस्तों लागू होता है किस पर? सभी नागरिकों पर नहीं, केवल शासक वर्ग पर, किसानों पर, दासों पर। देखो दोस्तों, प्लेटो का अभिभाव जो है, जो साम्यवाद है, अभिभावक वर्ग जो होता है उस पर लागू होता है, केवल शासक वर्ग पर। अच्छा, सैनिक वर्ग भी होता तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शासक वर्ग में सैनिक वर्ग भी शामिल कर लिया जाता है। संपत्ति और परिवार से एक राजा को और एक सैनिक को दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर संपत्ति इसके पास होगी, परिवार होगा, जैसे मान लेते हैं राजा के पास पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो राजा अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ काम करेगा तो मोह के चक्कर में फंस जाएगा, और उसके अंदर अपने परिवार के प्रति करने की इच्छा जागृत होगी, जिससे वो लोभ में फंसता चला जाएगा, यानी कि पैसा रुपया इकट्ठा करेगा। ठीक है, जनता की सेवा नहीं कर पाएगा। राजा का पत्नी भी जनता होती है और उसका पुत्र भी जनता ही होती है। तो प्लेटो कहते हैं कि शासक वर्ग के पास अपनी ना तो संपत्ति ना अपना परिवार होना, जैसे मोदी जी हैं उनके पास कोई परिवार नहीं, तो वो देश के लिए सोचेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे योगी जी हो गए, उनका कोई मतलब परिवार है लेकिन परिवार से कोई मतलब नहीं, तो वो देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्लेटो का कहना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। तो प्लेटो यही बात कहते हैं, कहते हैं सैनिक वर्ग यानी कि जो मिलिट्री में है, सेना में है, उनके लिए भी परिवार इन्होंने नहीं कहा। आज की मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले जो सेना वर्ग होती थी उनके लिए। ठीक है, तो वो अगर उनका परिवार होगा तो वो एक प्रकार से मोह में पड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाएंगे। तो साम्यवाद का सिद्धांत यही कहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्लेटो की कौन सी कृति आदर्श राज्य से संबंधित है, बताएंगे। प्लेटो की कौन सी रचना आदर्श राज्य से संबंधित दोस्तों? तो रिपब्लिक रचना उनकी आदर्श राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। द लाज पुस्तक, द रिपब्लिक पुस्तक इन्हीं की पुस्तक है, ये बात ध्यान रखें। पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा है अरस्तु ने, ये बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व किसके लिए है दोस्तों? अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जो है किसके लिए है, फटाफट से आप बताएंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व उत्तम जीवन के लिए, गुड लाइफ के लिए है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अरस्तु क्या कहते हैं दोस्तों? अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुई है, लेकिन वह उत्तम जीवन की सिद्धि के लिए बना हुआ है। ठीक है, राज्य एक नैतिक संस्था मानते हैं वो। अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राजतंत्र का प्रकृत रूप कौन सा है? राजतंत्र का प्रकृत रूप है निरंकुशता। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों।
प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार व्यवहारिक रूप में सर्वोत्तम शासन कौन सा है? दोस्तों फटाफट से आप बताएंगे, अरस्तु के अनुसार व्यवहारिक रूप में सर्वोत्तम शासन इनमें से कौन सा? 6वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत जबरदस्त तरीके से आप देख पा रहे हैं, देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार व्यवहारिक रूप में सर्वोत्तम शासन जो होता है वो राजतंत्र होता है, मोनार्की ही होता है। ठीक है, अरस्तु ने शासनों का वर्गीकरण किया था, हालांकि वह राजतंत्र को आदर्श मानते थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसने पॉलिटी यानी कि मध्य वर्ग का शासन को सबसे स्थिर और सबसे अच्छा माना है, जिसको अतिवाद जो है से बचता है, जिससे अतिवाद से बचा जा सकता है। 7वां प्रश्न है, अरस्तु की राजनीति के अध्ययन की पद्धति इनमें से कौन सी थी? अरस्तु के राजनीति के अध्ययन की पद्धति थी तुलनात्मक और आगमनात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न, स्वर्ण माध्य मार्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों 8वां नंबर, स्वर्ण माध्यम मार्ग का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों अरस्तु से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु का मानना था कि नैतिकता और राजनीति में अति से बचना चाहिए, दो छोरों के बीच का संतुलित रास्ता ही स्वर्ण माध्यम इन्होंने बताया था। 9 नंबर प्रश्न, प्लेटो ने आत्मा के गुणों को कितने भागों में विभाजित किया? तो 3 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मा के 3 तत्व हैं, बुद्धि, साहस और क्षुधा यानी तृष्णा। इसी के आधार पर उसने जीवन के 3 वर्ग बताए। बुद्धि का प्रतीक दार्शनिक वर्ग है यानी राजा वर्ग, सैनिक वर्ग साहस को दिखाता है, और क्षुधा यानी तृष्णा जो होता है उत्पादक वर्ग होता है वो दिखाता है। 10 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति किसके हाथों में होती है? दोस्तों प्लेटो के आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति जो होती है वो दार्शनिक राजा के हाथ में होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रकृति है। अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी? दोस्तों फटाफट से 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, 11 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अरस्तु मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, इसीलिए राज्य कोई कृत्रिम समझौता नहीं बल्कि एक प्राकृतिक विकास का परिणाम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन से, एपिक्यूरियन संप्रदाय का संस्थापक कौन था? एपिक्यूरियस ही थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लगभग में 307 ईसा पूर्व एथेंस में इस स्कूल की स्थापना हुई थी, एपिक्यूरियन स्कूल या संप्रदाय की। यह दर्शन भौतिकवाद और व्यक्ति के सुख पर आधारित होता है। 13 नंबर प्रश्न है, एपिक्यूरियस के अनुसार सर्वोच्च सुख क्या है? एपिक्यूरियन के अनुसार सर्वोच्च सुख जो होता है आनंद की प्राप्ति करना होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल इंद्रिय सुख नहीं बल्कि अटारेक्सिया यानी कि मानसिक शांति, डर व दर्द से मुक्ति, ये सब सर्वोच्च सुख होता है। 14 नंबर प्रश्न है, एपिक्यूरियन दर्शन मुख्यतया है। एपिक्यूरियन दर्शन जो होता है दोस्तों भौतिकवादी है। यह दर्शन मानता है कि ब्रह्मांड परमाणुओं से बना है और मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है, इसलिए वर्तमान जीवन का आनंद ही ले लो, जितने समय जिंदा हो उतने समय में जितना एंजॉय करना है कर लो। ठीक है, तो ये एपिक्यूरियन दर्शन जो है ये भौतिकवादी दर्शन है दोस्तों, भौतिकवादी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर, एपिक्यूरियन जीवन का मुख्य उद्देश्य। एपिक्यूरियन जीवन का मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको अटारेक्सिया कहते हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न है आपका, स्टोइक दार्शनिकों का विश्वास था। स्टोइक दार्शनिकों का विश्वास किसमें था दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर आपका दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है 16 नंबर, स्टोइक दार्शनिकों का विश्वास क्या था? स्टोइक दार्शनिकों का विश्वास था विश्व नागरिकता में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टोइकवाद का केंद्रीय सिद्धांत है। स्टोइकवाद का केंद्रीय सिद्धांत 17 नंबर, स्टोइकवाद का केंद्रीय सिद्धांत है प्रकृति के अनुसार जीवन। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्टोइक दार्शनिक था? 18 नंबर, स्टोइक दार्शनिक इनमें से मार्कस ऑरेलियस जो था ये स्टोइक दार्शनिक था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन सम्राट और प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक थे। उनकी पुस्तक का नाम है मेडिटेशन, आज भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये। 19 नंबर प्रश्न, द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? द सिटी ऑफ गॉड हमेशा प्रश्न आता है ये। इस पुस्तक को लिखा सेंट अगस्टीन ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, यह पुस्तक दोस्तों ईसाई धर्मशास्त्र और राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और जिसमें उन्होंने ईश्वरीय नगर और सांसारिक नगर के बीच में अंतर को बताने का काम किया द सिटी ऑफ गॉड में। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है आपका, सेंट अगस्टाइन किस विचार से संबंधित है? सेंट अगस्टाइन दो नगरों के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टू सिटीज के बारे में दिया था इन्होंने, इसके लिए बड़े फेमस हैं। सिटी ऑफ गॉड ईश्वर का शहर और सिटी ऑफ मैन मनुष्य का शहर, दो भागों में बांटा था इन्होंने दुनिया को। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। सामाजिक जो है समझौते का सिद्धांत थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया है।
21 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना है, वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना तो ही एसएमएस कीजिएगा और बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। तो अगर पीडीएफ नोट्स यानी प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त करने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऑब्जेक्टिव वाले चाहे लिखित वाले, एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, 100 रुपये फीस में आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी सभी का आपको ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी नोट्स आपको मिल जाएगा। जैसे इतना आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर एक साथ फीस जमा करेंगे गुरुजी, हम दोनों सेमेस्टर में आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए कितनी फीस रहेगी दोस्तों? तो 200 रुपये फीस ना रह करके केवल 150 रुपये फीस। 150 रुपये में आपको 4th एंड 5th दोनों सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा और केवल 4th सेमेस्टर के लिए 100 रुपये फीस लगेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता है ऑनलाइन माध्यम तो वो भी जमा कर सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से थॉमस एक्विनास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ये अभी का पेपर है, 2026 में पेपर हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से थॉमस एक्विनास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी इनमें से? तो सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन से मध्यकालीन विचार में आध्यात्मिक और लौकिक सत्ता के संघर्ष को क्या कहते हैं? 22 नंबर मध्यकालीन विचार में आध्यात्मिक और लौकिक सत्ता के संघर्ष को दोस्तों निवेश विवाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 23 नंबर प्रश्न है, लेवियाथन का लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक, लेवियाथन के लेखक है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, प्रश्न देखेंगे, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी। 24 नंबर थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था दोस्तों युद्ध की अवस्था थी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर प्रश्न है, थॉमस हॉब्स के सामाजिक संविदा से स्थापित होता है क्या? 25 नंबर हॉब्स के सामाजिक समझौते से स्थापित होता है क्या? निरंकुश संप्रभुता स्थापित होती है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 26 नंबर प्रश्न है, जॉन लॉक किस पुस्तक के लेखक हैं? जॉन लॉक की अगर बात की दोस्तों, जॉन लॉक जो है ये टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक इन्हीं की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है, लेवियाथन थॉमस हॉब्स की पुस्तक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक प्रकाशित हुई 1689 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखें। इस पुस्तक में जॉन लॉक ने राजाओं के दैवीय अधिकारों का खंडन किया और सीमित सरकार का समर्थन किया। 27 नंबर क्वेश्चन से, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति और तर्क की अवस्था थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति और तर्क की अवस्था। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो है वहाँ पर मारपीट बहुत होती थी जब प्राकृतिक अवस्था थी, यानी कि जब समाज का विकास नहीं था, राज्य नहीं बना था, ऐसे में जनता जो थी वो मारपीट करती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, टिट फॉर टैट का सिद्धांत काम करता था। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि जो जिसके पास बल होता था वही सब पर कब्जा कर लेता था। लेकिन थॉमस हॉब्स के विपरीत लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोग शांतिपूर्ण रहते थे, प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे, लेकिन कुछ असुविधाओं की वजह से उन्होंने राज्य का निर्माण किया एक समझौते के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार इनमें से कौन सा? 28 नंबर लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार होता है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लॉक के अनुसार संप्रभुता निहित है। 29 नंबर लॉक के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर लॉक को किसका जनक मानते हैं दोस्तों? लॉक को जनक मानते हैं किसको? उदारवाद का जनक है लॉक। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित शासन पर जोर देने की वजह से उनको उदारवाद का पिता भी कहा जाता है, जॉन लॉक को। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा जीन जैक्स रूसो ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1762 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, रूसो का प्रसिद्ध कथन इनमें से कौन सा है? रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज, यानी कि वो स्वतंत्र तो पैदा हुआ लेकिन हमेशा वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूसो समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? 33 नंबर समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो रूसो ने ही दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूसो ने ही दिया समान इच्छा का सिद्धांत। समान इच्छा समाज के सभी नागरिकों की इच्छा या सामूहिक इच्छा को समान इच्छा कहते हैं, जो सबका कल्याण करती है। 34 नंबर क्वेश्चन से, किस विचारक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया?
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया जीन जैक्स रूसो ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूसो का मानना था कि जनता को स्वयं कानून बनाने चाहिए, ना कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन से विद्रोह के आधार पर विद्रोह के अधिकार में किसका विश्वास था? विद्रोह के अधिकार में विश्वास था जॉन लॉक का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जॉन लॉक ने कहा था कि यदि सरकार जनता के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाती तो जनता उस सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करके उस सरकार को बदलने का काम कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते। 36 नंबर प्रश्न है, हाब्स का सामाजिक संविदा सिद्धांत किसके बीच था? बताएंगे। थॉमस हाब्स का सामाजिक संविदा सिद्धांत जो है किसके बीच था? जनता और जनता के बीच था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाब्स कहते हैं कि जनता ने आपस में वचन दिया कि वे अपनी शक्ति एक शासक यानी लेवियाथन को सौंप देंगे। शासक इस समझौते का पक्षकार नहीं था, इसीलिए वह इसके नियमों से ऊपर था। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? द प्रिंस पुस्तक को लिखा है मैकियावेली ने। आधुनिक युग का शिशु भी मैकियावेली को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 38 नंबर। द प्रिंस पुस्तक की अगर बात की है तो 1513 में पुस्तक प्रकाशित हुई है। एक राजा को शासन करने के व्यवहारिक और अक्सर कठोर तरीके जो है बताए गए इस पुस्तक के माध्यम से। मैकियावेली किससे संबंधित है? मैकियावेली की अगर बात की है तो यथार्थवाद से रिलेटेड है वो इनमें से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन से मैकियावेली ने समर्थन किया किसका? 39 नंबर। मैकियावेली ने नैतिकता और राजनीति के पृथक्करण का समर्थन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन से मैकियावेली के अनुसार शासक का मुख्य उद्देश्य। 40 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। मैकियावेली के अनुसार शासक का मुख्य उद्देश्य राज्य की स्थिरता और सुरक्षा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन से संप्रभुता के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे। 41 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न, संप्रभुता के सिद्धांत का जनक मानते हैं किसको? जीन बोडा को। ठीक है, जीन बोडा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। टिक बच्चों ने लगाया इसीलिए टिक गलत लगा हुआ है। ठीक है, फ्रांस के विचारक थे जीन बोडा। बोदा नाम है इनका। 1576 में पुस्तक प्रकाशित हुई इनकी 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। उसमें पहली बार संप्रभुता शब्द का प्रयोग, सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। 42 नंबर क्वेश्चन से बोदा के अनुसार संप्रभुता है। बोदा के अनुसार संप्रभुता निरपेक्ष और शाश्वत होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बोदा की संप्रभुता की विशेषता नहीं है? बोदा की संप्रभुता की विशेषता निरपेक्ष होती है, ठीक है, शाश्वत है और इसके अलावा अविच्छेद भी है, विभाज्य नहीं होती है। तो ये तीनों विशेषताएं हैं, जबकि विभाज्य वाली विशेषता इनकी नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोधा मानते थे कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, इसे बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, यह एक ही स्थान पर केंद्रित होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। अच्छा, विशेषता कौन सी नहीं? विभाज्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, अविभाज्य है ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा संबंधित है किससे? वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा दोस्तों संबंधित है किससे? जॉन ऑस्टिन से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के कानूनी और अद्वैतवादी सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की और उन्होंने संप्रभु को कानून का एकमात्र स्रोत माना है। 45 नंबर क्वेश्चन से ऑस्टिन ने कानून को परिभाषित किया। ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, कानून संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑस्टिन का प्रसिद्ध कथन भी ये बड़ा फेमस है, परीक्षा में हमेशा प्रश्न आया है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन। ऑस्टिन का ही कथन है, ध्यान रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा को कहा जाता है? ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा को दोस्तों एकतावादी सिद्धांत कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अद्वैतवादी भी कहते हैं। यह मानता है कि राज्य में संप्रभुता केवल एक ही निश्चित व्यक्ति या निकाय में निहित होती है। 47 नंबर प्रश्न है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु होता है? ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु होता है निश्चित मानव श्रेष्ठ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसे मानते हैं? प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली को मानते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। द प्रिंस पुस्तक उसने लिखी है। जर्मी बेंथम किससे संबंधित है दोस्तों? जर्मी बेंथम उपयोगितावाद के बड़े से विद्वान हैं। इनके शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल, वो भी उपयोगितावाद को मानने वाले हैं। बेंथम का प्रसिद्ध सिद्धांत इनमें से क्या था? बेंथम का प्रसिद्ध सिद्धांत है दोस्तों क्या? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मी बेंथम के सिद्धांतों का आगे बढ़ाता है उनके पुत्र, उनके जो है शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे जेम्स मिल के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन से 51 नंबर, फेलिसिफिक कैलकुलस
किससे संबंधित है बताएंगे। फिलोसफिक कैलकुलस किससे संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों किससे। 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे किससे संबंधित है। 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये सुख और दुख के मापन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मी बेंथम ने यह गणितीय विधि दी थी फिलोसफिक कैलकुलस। ये विधि बताती है कि सुख और दुख की मात्रा को नापा जा सकता है इस विधि के माध्यम से, और उनका मानना था जर्मी बेंथम का कि कानून ऐसा होना चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करे। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, जर्मी बेंथम ने समर्थन किया किसका, विधि सुधार का समर्थन किया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, जे.एस. मिल किसके समर्थक थे। जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार स्वतंत्रता के को केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो है वो कहते हैं कि स्वतंत्रता को तभी सीमित किया जा सकता है जब दूसरों को हानि पहुंचे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिल का हानि का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की आज़ादी है, जब तक कि उसके काम से किसी दूसरे को नुकसान हो तब तक वो कोई भी काम कर सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन से, मिल ने समर्थन किया, मिल ने किसका समर्थन किया दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया हुआ है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न, मिल ने समर्थन किया किसका, मिल ने समर्थन किया दोस्तों बताएंगे। 56 नंबर, बहुल मताधिकार का समर्थन भी किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, हेरोल्ड लास्की किससे संबंधित है। 57 नंबर, हेरोल्ड लास्की संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, लास्की के अनुसार राज्य है, लास्की के अनुसार राज्य जो है दोस्तों अनेक संस्थाओं में से एक संस्था होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्की के अनुसार प्राकृतिक मतलब अधिकार है। 59 नंबर, लास्की के अनुसार अधिकार है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त दावों को अधिकार कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन से, सुखों के गुणात्मक भेद का समर्थन किसने किया। 60 नंबर, सुखों के गुणात्मक भेद का समर्थन किया था मिल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 61 नंबर प्रश्न है, कांट के अनुसार व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। 61 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। प्रश्न 61 नंबर आपका आ चुका है, कांट के अनुसार व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अपने आप में साध्य के रूप में व्यवहार करना चाहिए, नहीं जो व्यवहार आपको अच्छा लगे वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन से, कांट का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है बताएं। कांट का राजनीतिक दर्शन जो है किस पर आधारित है बताएंगे। 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नैतिक नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन से, कांट की कौन सी कृति अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो संबंधित है परपीचुअस पीस। ठीक है, परपी परपीयू परसेप्चुअल पीस। ठीक है, परसेप्चुअल पीस जो होती है रचना, ये दोस्तों रचना कांट की एक ऐसी रचना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो की पुस्तक है तो ये तो होगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न है, कांट के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। इमैनुअल कांट के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब होता है नैतिक नियम का पालन करना ही स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 65 नंबर प्रश्न है, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस पुस्तक किसने लिखी है। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस पुस्तक लिखी है किसने किसने, बर्क साहब ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडमंड बर्क ने 1790 में इस पुस्तक को लिखा और फ्रांसीसी क्रांति की तीखी आलोचना की और रूढ़िवादी का समर्थन किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन 66 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बर्क को किसका जनक माना जाता है। बर्क को बताएंगे, एडमंड बर्क को किसका जनक मानते हैं दोस्तों, सभी लोग बताने का प्रयास करें। 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमंड बर्क की अगर बात की तो रूढ़िवाद के जनक हैं ये। ठीक है, और रूढ़िवादी आधुनिक रूढ़िवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है इनको। वे स्थापित परंपराओं और इतिहास को बहुत महत्व देते थे। तो रूढ़िवाद ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बर्क ने समर्थन किया था किसका, 67 नंबर, बर्क ने समर्थन किया था क्रमिक परिवर्तन का। क्रमिक परिवर्तन ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बर्क के अनुसार समाज का आधार क्या है। 68 नंबर, बर्क के अनुसार समाज का आधार परंपरा और रीति रिवाज है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से। 69 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, बर्क के अनुसार राज्य के विषय में यह विचार है कि यह एक क्या है। 69 नंबर,
बर्क के अनुसार राज्य के विषय में यह विचार है कि यह एक भूत, वर्तमान और भविष्य की साझेदारी है। बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन से ग्रीन को किसका संस्थापक माना जाता है, बताएं। टी एच ग्रीन, थॉमस एल ग्रीन पूरा नाम है, सकारात्मक उदारवाद के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। ग्रीन ने समर्थन किया दोस्तों किसका, 71 नंबर, फटाफट से आप बताएं। थॉमस एल ग्रीन पूरा नाम है इनका, ध्यान रखेंगे। ग्रीन ने किसका समर्थन किया है, सभी लोग बताने का प्रयास। 71 नंबर, ग्रीन ने समर्थन किया दोस्तों किसका, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर कंट्री की इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के समर्थन किया है। उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद की नींव रखी और राज्य को बाधाओं में बाधा डालने वाली संस्था माना जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन साहब की स्क्रीन पर इन्होंने कहा कि जो है कल्याणकारी राज्य की बात करी इन्होंने ताकि व्यक्ति का विकास हो। 72 नंबर क्वेश्चन से हीगल किसके प्रमुख प्रवर्तक हैं, हीगल आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं हीगल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डब्ल्यू हीगल जर्मन आदर्शवाद के शिखर पुरुष थे। वे विचार को ही जगत का मूल तत्व मानते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। हीगल के अनुसार व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता कहाँ मिलती है, हीगल के अनुसार व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता राज्य में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या शामिल है, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति में दोस्तों थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस शामिल है। यानी कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद शामिल है। ठीक है, थीसिस माने वाद, प्रतिवाद माने एंटीथीसिस और संवाद माने सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि पहले आपका वाद होगा, बातचीत होगी, पहले वाद मतलब विवाद जिसको आप कह सकते हैं। तो वाद के बाद में फिर क्या होगा दोस्तों, वाद के बाद में प्रतिवाद होगा। हम जैसे आपको कुछ कहेंगे, आप उधर से लौट कर कुछ कहेंगे, फिर उसके बाद में फिर उसी से संवाद बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीगल द्वारा लिखित कृति कौन सी है, हीगल की पुस्तक इनमें से फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नाम की पुस्तक लिखी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1807 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है जॉन स्टुअर्ट मिल की है। ये सारी पुस्तकों का नाम ध्यान रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल का लेखक कौन है दोस्तों, कार्ल मार्क्स है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। 76 नंबर, अगला 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको बता सकते हैं कि आप जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट को कितना प्यार दुलार देना चाहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, थॉमस एल ग्रीन ने पुस्तक को लिखा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ग्रीन की पुस्तक है। ठीक है, अगला कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक क्या है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक शोषण का उपकरण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार राज्य की अंतिम अवस्था होगी, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य की अंतिम अवस्था साम्यवाद की अवस्था होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन से, कार्ल मार्क्स किससे संबंधित है दोस्तों, कार्ल मार्क्स संबंधित है वैज्ञानिक समाजवाद के से, साइंटिफिक सोशलिज्म से संबंधित है कार्ल मार्क्स, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। टी.एच. ग्रीन के अनुसार प्रश्न क्या आ चुका है, टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। 81 नंबर, टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ होता है कुछ करने योग्य कार्य करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। 82 नंबर प्रश्न है, मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। 82 नंबर, मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट की प्रसिद्ध कृति इनमें से है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 83 नंबर प्रश्न है, वोल स्टोन क्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की अधीनता का कारण इनमें से कौन सा है। 83 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। वोल स्टोन क्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की अधीनता का कारण इनमें से होता शिक्षा का अभाव, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन से, सीमोन द बोवार की लिखी पुस्तक इनमें से कौन सी, सीमोन की, सीमोन एक महिला विचारिका है। द सेकेंड सेक्स नाम की पुस्तक लिखी इन्होंने। ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड है, 1949 में लिखी गई पुस्तक है। आधुनिक नारीवाद की आधारशिला मानी जाती है। इसमें उन्होंने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। जैसे स्त्रियों को, बच्चियों को पहले पैदा होते ही खिलौने में क्या दिया जाएगा, गुड़िया दिया जाएगा।
ठीक है, और बच्चों को कट्टा बंदूक दी जाएगी दिखाने के लिए कि भाई लो लड़का है तो उसको बंदूक मिलेगी, तीर धनुष से खेलने के लिए बोला जाएगा, कार वार मिलेगी चलाने के लिए, और लड़कियों को गुड़िया ला करके देंगे, श्रृंगार का सामान ला करके देंगे। बच्ची पैदा हुई उसको अगर शुरू से ही थोड़ा सा पुरुषों जैसा व्यवहार करवाया जाएगा तो पुरुषों जैसा ही व्यवहार करेगी, लेकिन उसको शुरू से ही महिला के जैसा ही ट्रीट किया जाता है तो महिला बन जाती। तो इसीलिए इन्होंने कहा द सेकंड सेक्स पुस्तक में कि स्त्री पैदा नहीं होती है, पैदा तो स्त्री और पुरुष एक जैसे ही पैदा होते हैं, शारीरिक अंतर मात्र केवल होता है, लेकिन वैचारिक अंतर समाज उसमें भर देता है। तो स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, सिमोन डी वेवायर का कथन है, प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। 85 नंबर प्रश्न है, बोवार सिमोन दी वेवार के अनुसार महिलाओं को किस रूप में देखा जाता है? महिलाओं को दोस्तों अन्य पुरुष के रूप में देखते हैं, मतलब कि अन्य के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बोवार ने तर्क दिया कि पुरुष को स्व यानी सेल्फ और महिला को अन्य यानी अदर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे पुरुषों के अधीन महिला रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, सिमोन द बोवार का नारीवाद किस पर बल देता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। सिमोन द बोवार का जो नारीवाद है किस पर बल देता है? 86 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, लिंग का सामाजिक निर्माण पर बल देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे मानती थी कि जो है स्त्रीत्व तत्व है वो जैविक नहीं होता बल्कि समाज के द्वारा थोपा गया होता है। 87 नंबर प्रश्न है, रोजा लग्जमबर्ग किससे संबंधित है? रोजा लग्जमबर्ग मार्क्सवाद से रिलेटेड है। ठीक है, एक प्रमुख पोलिश जर्मन मार्क्सवादी क्रांतिकारी और सिद्धांतकार थी ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन मार्क्सवादी विचारिका है। 88 नंबर, रोजा लग्जमबर्ग का प्रसिद्ध नारा क्या था? रोजा लग्जमबर्ग का प्रसिद्ध नारा था समाजवाद या बर्बरता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोजा लग्जमबर्ग ने किसके महत्व पर बल दिया था? रोजा लग्जमबर्ग ने महत्व पर श्रमिक वर्ग की स्वच्छंदता पर बल दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन से, सिमोन द वेवायर किस नारीवादी लहर से संबंधित हैं? 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सिमोन द वेवायर किस नारीवादी लहर से संबंधित दोस्तों? द्वितीय लहर से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका कार्य 1960 के दशक की द्वितीय लहर के नारीवाद की प्रेरणा बना, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता पर ध्यान जो है दिया गया लोगों के द्वारा। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, जॉन रॉल्स किस पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं? जॉन रॉल्स आ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिख करके फेमस हो गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। कमेंट करके बताएंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक किसने लिखी है। 92 नंबर प्रश्न, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है? 92 नंबर, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा न्याय के रूप में निष्पक्षता की बात करते हैं वो। बी ऑप्शन। जॉन रॉल्स के सिद्धांत में मूल स्थिति का अर्थ क्या है? जॉन रॉल्स के सिद्धांत में मूल स्थिति का अर्थ होता है न्याय के सिद्धांत चुनने की काल्पनिक स्थिति। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 94 नंबर प्रश्न है, अज्ञान का आवरण का अर्थ क्या होता है? अज्ञान का आवरण, वेल ऑफ इग्नोरेंस, अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति अज्ञानता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हन्ना आरेंट की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? हन्ना आरेंट द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक हन्ना आरेंट की है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1958 में पुस्तक लिखी गई है। मानवीय गतिविधियों, खासकर श्रम, कार्य और क्रिया का विश्लेषण इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। 96 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, हन्ना आरेंट का सर्वसत्तावाद का विश्लेषण किसमें मिलता है? 96 नंबर, हन्ना आरेंट का सर्वसत्तावाद का विश्लेषण मिलता है दोस्तों द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिज्म में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, हन्ना आरेंट के अनुसार सबसे उच्च और मानवीय गतिविधि इनमें से कौन सी है? 97 नंबर, हन्ना आरेंट के अनुसार सबसे उच्च और मानवीय गतिविधि होती क्रिया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 3 प्रकार की गतिविधि बताई थी, श्रम, कार्य और क्रिया। राजनीति में भागीदारी क्रिया होती है, सबसे उच्च स्थिति होती क्रिया की। 98 नंबर क्वेश्चन से, बैनिलिटी ऑफ इबिल। बैनिटी ऑफ इबिल किससे संबंधित दोस्तों? बैनिटी ऑफ इबिल ये संबंधित है इचमैन से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इचमैन से संबंधित है। आरेंट ने नाजी अधिकारी एडोल्फ इचमैन के मुकदमे की रिपोर्टिंग के दौरान यह शब्द गढ़ा था। इसका अर्थ होता है बुराई अक्सर भयानक राक्षसों के द्वारा नहीं बल्कि बिना सोचे समझे आदेश मानने वाले साधारण लोगों के द्वारा
की जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। 99 नंबर प्रश्न, आस्था की राजनीति का विश्वास और संशयवाद की राजनीति का भेद किसने किया था? आस्था की राजनीति का विश्वास और संशयवाद की राजनीति का भेद किया था ओके साठ, माइकल जे ओके साठ पूरा नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक रूढ़िवादी विचारक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिविज्म ऑफ फेथ एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्केप्टिसिज्म, इसमें उन्होंने अंतर किया था। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न, हन्ना आरेंट ने किसके बीच भेद किया था? हन्ना आरेंट ने श्रम, कार्य और क्रिया के बीच में भेद किया था। श्रम, कार्य और क्रिया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उनकी पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन, उसी में 3 श्रेणियों के माध्यम से मानव जीवन की सक्रियता को समझाया था उन्होंने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मतलब ये आपका जो है पेपर के आंसर की है, ये मैंने दे दिया सब कुछ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।